चलिए तो आगे बढ़ते हैं. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद यूनिट नंबर 8 विच इज बेलमेंट एंड प्लेज. ठीक है, ये ध्यान रखना बेलमेंट एंड प्लेज जो है ना, इसमें सेल्फ रीडिंग बहुत सारी लगती है, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी कर रखी होगी काफ़ी सारा. बट ये ध्यान रखना, इसमें अगर हम लोग पूरी चीज़ों को पढ़ने को जाएंगे ना, तो थोड़ा सा हम लोग के लिए ट्रबल हो जाता है. इसलिए हम लोग क्या करेंगे ना, एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं, कंटेंट पढ़ते हैं. बट कुछ चीज़ ऐसी होंगी जहाँ पर हम ये पूछेंगे कि अगर आप लोग इसको रीड करो और अगर डाउट नहीं है ना, तो आप लोग आगे बढ़ जाओ, और अगर डाउट है तो पूछते जाओ, और डाउट रहेगा तो हम लोग एंड ऑफ द सेशन में एक बार जाके डाउट कलेक्ट कर लेंगे सारे. ठीक है, चलिए बात करते हैं यूनिट नंबर 8 की, विच इज़ बेलमेंट एंड प्लेज. बेलमेंट क्या होता है? बेलमेंट मीन्स टू डिलीवर और चेंज ऑफ पोजेशन. बेलमेंट मीन्स टू डिलीवर और चेंज ऑफ पोजेशन. ठीक है, अगर पेजेस में बात की जाए ना, तो वी आर गोइंग गुड, बिकॉज हमने ना 46 पेज पर अभी हम लोग आउट ऑफ टोटल 71 पेजेस ऑफ ऑल यूनिट नंबर 9. ठीक है, मतलब हम लोग के पास लगभग कितने पेजेस बचे हुए हैं? 24 पेजेस बचे हुए हैं, एंड वी विल कंप्लीट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ठीक है, सो नॉट एन इशू. यूनिट 8 बेलमेंट एंड प्लेज की बात करते हैं. मीन्स टू डिलीवर और चेंज ऑफ पोजीशन. पार्टीज कौन कौन सी होती हैं? बेलर और बेली होता है. बेलर मतलब पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स, एंड बेली मतलब पर्सन टू हुम द गुड्स आर डिलीवर्ड. एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बेलमेंट की बात की जाए तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो सकता है. डिलीवरी जो एक्चुअल भी हो सकती है और कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है. ये हम लोग सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में एक बार पढ़ चुके हैं. बट एक्चुअल डिलीवरी का मतलब फिजिकल पोजीशन ट्रांसफर हुआ. कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मतलब बाय इफेक्ट, यानी कि जैसे गाड़ी के केस में आपने कीज दे दी और आपने बोल दिया कि यहाँ पर आपका कार डिलीवर हो गया, वो हो सकता है, बाय इफेक्ट हो सकता है. पर्पस, अच्छा किसी ने बोल दिया. कंस्ट्रक्टिव में एक और चीज़ ध्यान रखना, वो सिंबॉलिक है, जो अभी हमने आपको बताया. कंस्ट्रक्टिव में एक और चीज़ होती है कि आपने वेयर हाउस में जाकर डिलीवरी दी और वहाँ से आपको कंफर्मेशन मिल गया, येस हमारे पास है आपके बिहाफ के गुड्स, तो वो भी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो सकता है. पर्पस में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. पोजीशन की बात करते हैं, ईदर फिजिकल और बाय एक्शन. रिटर्न ऑफ गुड्स की बात करते हैं. बेली इज ऑब्लाइज टू रिटर्न द गुड्स फिजिकली टू द बेलर इन द सेम फॉर्म और एज ऑल्टर्ड एज पर बेलर्स डायरेक्शन. यानी कि लौटाना पड़ता है, वैसे ही लौटाना पड़ता है जैसा कि बेलर ने बोला हुआ है. ठीक है, सम सिग्निफिकेंट पॉइंटर्स हियर. नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. यूनिट नंबर 2 में भी पढ़ा था, बेलमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड. बेलमेंट इज ओनली फॉर मूवेबल गुड्स एंड नॉट फॉर इमूवेबल गुड्स. इमूवेबल गुड्स का पोजीशन कैसे ट्रांसफर करोगे ना आप लोग एक जगह से दूसरी जगह, इसलिए नहीं. द चेंज ऑफ पोजीशन डज नॉट लीड टू चेंज ऑफ ओनरशिप, यानी कि ओनर कंटिन्यूज टू बी द ओनर. बेली कैन नॉट डिलीवर सम अदर गुड्स इवन नॉट दोज ऑफ हायर वैल्यू, मतलब जो लिया है वही लौटाना पड़ेगा. डिपॉजिट ऑफ मनी इन द बैंक इज नॉट बेलमेंट सिंस द मनी रिटर्न इज money returned in the bank would not be the same notes. ये ध्यान रखिएगा, रिटर्न बाय द बैंक्स would not be the same notes. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको अंडरलाइन कर लें और प्लीज़ इसको स्टार मार्क कर लें. टाइप्स ऑफ बेलमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत तरह के बेलमेंट होते हैं, जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट की अगर बात की जाए ना, तो ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट यहाँ पे बोला जाता है फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर, यानी कि एग्जाम्पल इज बेलमेंट फॉर सेफ्टी, यानी कि ज्वेलरी आपने नेबर के यहाँ रखवा दिया, एग्जाम्पल दिया हुआ था, डेट इज फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर. फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली, से आपने गाड़ी दे दी किसी को यूज़ करने के लिए, फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली, जो लिया है उसके लिए है. फॉर म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बेलर एंड बेली, यानी कि जैसे आपने कहीं पे गए और आपने अपनी वॉच डिपॉजिट करवा दी कि यार आप ना ये वॉच रिपेयर करके दे दीजिए और मुझसे पैसे ले लीजिएगा. यहाँ पे दोनों का बेनिफिट है, आपको वॉच रिपेयर होकर मिलेगी, उसको पैसा मिल जाएगा. ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड की बात करें, ग्रेशियस और नॉन ग्रेशियस होते हैं. ग्रेशियस मतलब फ्री ऑफ चार्ज, ईदर फॉर एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स ऑफ बेलर और बेली एस डन विदाउट चार्जेस. और नॉन ग्रेशियस बेलमेंट बात करें तो यहाँ पे दोनों का बेनिफिट हो रहा होता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन वन केस वेयर देयर इज म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बेलर एंड बेली. ड्यूटीज ऑफ बेलर की बात करते हैं. ड्यूटीज ऑफ बेलर की बात करते हैं. बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्स एंड गुड्स बेल्ड. ये ड्यूटीज़ हैं बेलर की, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा इसका, क्योंकि बहुत सारी ड्यूटीज़ एंड राइट्स आते हैं. हम लोग सीक्वेंस में पढ़ते हैं. ड्यूटीज़ ऑफ अ बेलर की बात करते हैं. अब बेलर में ना सबसे पहले अपने माइंडसेट को शिफ्ट करो आप लोग ऐसी जगह कि आपने किसी से कोई चीज़ ली हुई है. से आपने हमारी कार ली हुई है यूज़ करने के लिए कि हम पेरेंट्स को घुमाना चाहते हैं, हम किसी को घुमाना चाहते हैं, ठीक है, और आपके पास वो गाड़ी रखी हुई है, ठीक है. अब समझना, बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन द गुड्स बेल्ड, यानी कि हमें बताना पड़ेगा कि हमारी गाड़ी में फॉल्ट है. से हमने बताया ब्रेक नहीं लगता, हमने बताया ही नहीं आपको, हमारी ड्यूटी थी ना, तो ये ध्यान रखना. हमेशा अपने आप को शूज़ में रखो जहाँ पर आप ये नहीं सोचना कि सामने वाले ने जो दिया उसका क्या है. आप ये सोचो यहाँ पे ड्यूटीज ऑफ अ बेलर है, तो आप अगर बेली होते तो आप बेलर से क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते. पहला कि अगर कोई भी फॉल्ट्स हैं तो वो बताओ. तो ड्यूटीज़ में क्या आता है, सबसे पहला ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन द गुड्स. ग्रेशियस है या नॉन ग्रेशियस, तो उसके ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड होती है. ग्रेशियस है तो रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्ट डैमेजेस इफ़ अवेयर, यानी कि अगर उसको पता है डैमेजेस हैं तो उसको वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. और नॉन ग्रेशियस है देन रिस्पॉन्सिबल फॉर सच डैमेज वेदर अवेयर और नॉट, यानी कि पैसे ले रहे हो ना, तो जब पैसे ले रहे हो तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग. पैसे नहीं ले रहे हो तो फिर यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज डैमेजेस जहाँ पर आपको पता था कि डैमेज है. ठीक है, लॉजिकल भी लग रहा है ना, ठीक है. फिर बात करते हैं ड्यूटी टू पे नेसेसरी एक्सपेंस. ठीक है, ड्यूटी टू पे नेसेसरी एक्सपेंसेस किसकी ड्यूटी है ये?
बेलर की। आप एक्सपेक्ट करोगे ना कि हवा पानी भरवा कर दे गाड़ी के अंदर, है ना, ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। ये मत बोला पानी कहाँ भरता है, वाइपर में भरता है, ठीक है, ऐसे एक्सप्रेशन मत दो, ठीक है, अभी ध्यान से समझना। ग्रेशियस की बात करते हैं, ग्रेशियस की बात करते हैं। सो वर्क रिक्वायर्ड बाय कंडीशंस ऑफ बेलमेंट देन बेलर शैल रीपे नेसेसरी प्लस एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। यानी कि हमने बोला कि हम कहीं पर गाड़ी लेकर जाना चाहते हैं और वहाँ पर ऑल टेरेन रोड है, थोड़ी सी गड़बड़ रोड है, और हमें ना वहाँ पे टायर में जो है वो फुल हवा चाहिए होगी, तो किसको भरवा के देना पड़ेगा? अगर ग्रेशियस फ्री ऑफ कॉस्ट है तो बेलर को। नॉन ग्रेशियस है तो बेलर इज लायबल टू पे ओनली एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस। यानी कि अगर पैसा ले रहा है वो, तो ये बोलेगा मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस ही लूँगा, बाकी सब के लिए जो है वो सामने वाले को देखना पड़ेगा, ठीक है। बात करते हैं ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द बेली फॉर प्री मैच्योर टर्मिनेशन। प्री मैच्योर टर्मिनेशन हुआ, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द बेली फॉर प्री मैच्योर टर्मिनेशन। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द बेली फॉर प्री मैच्योर टर्मिनेशन पहले ही खत्म कर दिया, किसने? बेलर ने। सोचो ना, एरन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अभी यहाँ पर ना एक स्टूडेंट है हमारा, ठीक है, अब उसने क्या किया, इससे मान के चलते एरन नाम है उसका, ठीक है। हम लोग बताते हैं कि हम लोग क्या बोलना चाहते हैं। वो ना गाड़ी लेकर के हमसे, ठीक है। अब जब वो गाड़ी लेकर के आना तो वो हमसे बोल कर गया कि सब पेरेंट्स को घुमाना है, बट अपन सबको पता है कि वो किसको घुमाने को लेकर गया है, ठीक है। वो घुमाने को लेकर गया, अब वो घुमा रहा था और आधे रास्ते पहुंचा था और हमने बोला यार गाड़ी वापस चाहिए पड़ेगी। वो बोलेगा सर बाकी सब छोड़िए, आपकी वजह से मेरा बहुत भारी नुकसान हो गया, गाड़ी तो चलिए मैं लौटा देता हूँ, मेरा बहुत भारी नुकसान हो गया, अच्छी शाम जा रही थी और आपने मेरा नुकसान करा दिया। अब यहाँ पर समझना, फिर से पढ़ते हैं, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द बेली फॉर प्रीमेच्योर टर्मिनेशन। समझना, कॉम्पेंसेट बेली वेयर बेलर हैज टर्मिनेटेड द बेलमेंट बिफोर एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ बेलमेंट। वो तो कॉम्पेंसेशन मांगेगा ना हमसे कि मेरा डैमेज हो गया, भाई आप ऐसे गलत कर रहे हो, ठीक है। बेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली। बेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली क्या क्या होता है? पहला, इंडेमनीफाई द बेली इन केस ऑफ एनी लॉस डेट इज डिफेक्टिव टाइटल इन गुड्स। सोचो ना, यहाँ से जैसे ही आगे तक गाड़ी गई, किसी ने छीन ली ये बोल के कि गाड़ी तो उस बेलर की भी नहीं है जिसने आपको दी है, वो तो मेरी गाड़ी, वो खुद बेलमेंट पे लेकर गया था, अब वो आपको बेलमेंट पे दे रहा है, ऐसे करके आप किसी और को दे दोगे, छीन लिया, कुछ लॉस हुआ, उसका रेपुटेशन लॉस भी हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। सोचो उसने हो सकता है 1 घंटे पहले गाड़ी में 2000 का पेट्रोल डलवाया हो और उतने में छीन ली गई गाड़ी, उसका 2000 का लॉस भी हो गया। इन सब के लिए क्या होता है? बेलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडेमनीफाई करना। एक्स्ट्रा पैसे देना नहीं, इंडेमनीफाई, जितना लॉस हुआ उतना पैसा देना। रिसीव बैक गुड्स आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द टाइम और आफ्टर द पर्पस हैज़ बीन अकम्प्लिश्ड। अगर पर्पस के लिए लिया था वो पर्पस पूरा हो गया, या टाइम के लिए दिया था तो टाइम पूरा हो गया, उसके बाद रिसीव बैक करना पड़ेगा। रिसीव बैक नहीं किया तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी है वो बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी देना। से सोचो ना, जैसी गाड़ी वापस आई, हमने पार्किंग में रखने से मना कर दिया, हमने बोला अभी नहीं, इसने कहीं और जाकर पार्क किया, वापस को पैसे लगे तो वो पैसे में देने पड़ेंगे। येस, सो इफ रिफ्यूजेस टू टेक डिलीवरी द बेली कैन क्लेम कॉम्पेंसेशन फॉर ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर द सेफ कस्टडी। अब बात करते हैं ड्यूटीज़ ऑफ बेली की, ठीक है। जब ड्यूटीज़ ऑफ बेली की बात करते हैं ना, नाउ यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट। ड्यूटीज़ ऑफ बेली में आपको क्या सोचना है? किसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है? यू आर अ बेलर। आप उल्टा सोचो तो आपके लिए आसान रहेगा। आप बोलो मैं बेलर हूँ, मैं क्या चाहूँगा अपने बेली से जो गाड़ी लेकर गया, ध्यान रखिए, है ना, जिस पर्पज के लिए गया वही पर्पज पूरा करे, तो समझना। टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स बिल्ड, नो अनऑथराइज यूज ऑफ गुड्स, नो मिक्सिंग ऑफ बेलर्स गुड्स विद हिज ओन, है ना, रिटर्न द गुड्स टाइमली, टू रिटर्न एनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स अक्रूइंग फ्रॉम गुड्स। बताया था ना, गाड़ी लेकर आ रहे हो, टैक्सी की तरह यूज़ होगी, 1000 रुपये कमा लिया, हमें भी ला कर दीजिए जी, हमारा भी शेयर है उसके अंदर। ये सब ध्यान रखना। आप ना वही सोचते हो और इसलिए आपको गड़बड़ होता है। आप क्या सोचते हो कि यार मैं बेली हूँ और मेरी ड्यूटी पूछी जाए तो मैं अपनी तरह सोचूं। नहीं, एवरीथिंग इज अबाउट एक्सपेक्टेशंस। एज इन अगर हाँ, जैसे ही आपने बोला एक्सपेक्टेशंस को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करो। जैसे आपने बोला ड्यूटीज़ ऑफ बेली की बात की जा रही है, तो माइंडसेट क्या होना चाहिए? बेलर की तरह सोचो कि हम अपने बेली से क्या एक्सपेक्ट करेंगे। ड्यूटीज़ ऑफ बेलर की बात की जा रही है, बेली की तरह सोचो कि बेलर से क्या एक्सपेक्ट करेंगे। एक्सपेक्टेशन क्लियर रखो, सब चीज़ें सही रहेंगी। एक्सपेक्टेशन रखना सबको आता है, बट उसको सही जगह पर याद रखना कि कहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशन करना सही है, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड टेक केयर ऑफ हिज ओन गुड्स। यानी कि नॉर्मल सूझबूझ का इंसान जैसे अपनी गाड़ी का ध्यान रखता, वैसे ही आप भी ध्यान रखोगे। 10 दिन के लिए बेलमेंट पे लेके गए और धुलवाओगे ना गाड़ी को, ऐसा थोड़ी होगा कि आप बिना धुली गाड़ी चलाए जा रहे हो, तो ये ध्यान रखना। बेली नॉट लायबल फॉर एनी लॉस इफ ही हैज़ टेकन रीजनेबल केयर। नो अनऑथराइज यूज ऑफ गुड्स की बात करते हैं, लायबल टू कॉम्पेंसेट द बेलर फॉर एनी लॉस और डिस्ट्रक्शन अराइजिंग फ्रॉम अनऑथराइज यूज, दैट इज वॉइडेबल, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो वॉइडेबल माना जाएगा। नो मिक्सिंग। अब मिक्सिंग करने का मतलब क्या? से आप मुझसे चावल लेकर गए कि यार मैं ना 1 महीने के लिए चावल ले जाना चाहता हूँ ये वाले, और आपने जाके अपने घर के चावलों से मिला दिया उसको। अब समझना, हमारी मर्जी से मिलाया है तो क्या? बोथ शैल हैव प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट। से
यहाँ पे चावल गए 10 किलो चावल गए और ये बोल कर कि हम आपको लौटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें सिर्फ रखने के लिए चाहिए, कोई आ रहा है मिलने तो ऐसा ख़राब नहीं दिखना चाहिए, रखने के लिए चाहिए, और जाकर अपने चावलों से मिला दिया, 10 किलो हमारे थे 10 किलो उसके थे, अब हमारी कंसेंट से मिलाया, तो यहाँ पर उस वो जो मिक्स्ड वाला पूरा 20 किलो उसमें से हम 10 किलो निकाल कर ले आएंगे। बहुत ही फालतू एग्जाम्पल आई नो बट वर्क्स याद रखने में। विदाउट कंसेंट बट सेपरेबल, मतलब कंसेंट के बिना मिक्स किया बट सेपरेबल है, उसके चावल ब्राउन है हमारे चावल वाइट है, अलग अलग किए जा सकते हैं, तो फिर अलग अलग करके लौटाना पड़ेगा। सो बेली बाउंड टू बियर द एक्सपेंस ऑफ सेपरेशन, ठीक है, उन दोनों को अलग अलग करने का जो भी एक्सपेंस होगा वो कौन देगा? बेली, ठीक है, क्योंकि बिना पूछे किया ना। विदाउट कंसेंट एंड नॉट सेपरेबल, मतलब मिला भी दिया बिना पूछे मिला दिया और सेपरेबल भी नहीं है, अब बेली रिस्पॉन्सिबल है, तो बेलर इज एंटाइटल्ड टू बी कॉम्पेंसेटेड बाय द बेली फॉर द लॉस ऑफ गुड्स, ठीक है, लॉजिकल बातें हैं, बस ऐसा धीरे धीरे चलते चलो। रिटर्न दी गुड्स, टू रिटर्न और डिलीवर दी गुड्स एज पर बेलर्स डायरेक्शन, अदरवाइज लायबल फॉर लॉस। टू रिटर्न एनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स इफ नो एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी, बेली इज बाउंड टू डिलीवर एनी इंक्रीज और प्रॉफिट। अगर ये पे कॉन्ट्रैक्ट होता कि इस बीच में जो भी होगा गाड़ी में कुछ भी बेनिफिट होगा मैं कमाऊंगा, तो हाँ तुम कमा लो, बट अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो लौटाना पड़ेगा, ठीक है। राइट्स ऑफ अ बेलर की बात करते हैं। अब सुना, ड्यूटीज होंगी दोनों की, क्लियर है, बहुत कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आते हैं राइट्स ऑफ अ बेलर पे, तो किसकी तरह सोचना है? बेली की तरह, बेली की तरह सोचो, उसके क्या राइट्स होंगे, जो तुम्हारी ड्यूटी है ना वही उसके राइट्स हैं एक तरह से। हमारी ड्यूटी कहती है रीजनेबल टेक केयर करो, गुड्स की टाइम पे लौटाओ, ये सब है ना। सन, इसका पहला राइट है राइट टू टर्मिनेट द बेलमेंट। बॉस है ना, इसने पैसा इसने दिए हुए है प्रोडक्ट, तो इसका सबसे पहला राइट क्या है? टर्मिनेट, ठीक है। वॉइडेबल बाय बेलर इफ बेली डज एनी इनकंसिस्टेंट एक्ट, यानी कि अगर उसने किसी भी इनकंसिस्टेंसी में आया, वो हमने जिस पर्पज की गाड़ी दी थी वो नहीं यूज़ किया, टाइम पे पैसे नहीं दिया, कुछ भी, तो हम कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं। बॉस तो यही है ना बेलर। राइट टू डिमांड बैक द गुड्स एट एनी टाइम। अब वहाँ पे क्या पड़ा था कि अगर कुछ बुलवाओगे गाड़ी तो पैसे देना पड़ेगा, कॉम्पेंसेशन बीच में टर्मिनेट किया तो यही तो राइट है ना कि टर्मिनेट कर सकते हो आप, तो ये है। इवन बिफोर टाइम फिक्स्ड और अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ओनली ग्रेशियसली, नॉन ग्रेशियस में आप नहीं कर सकते। सोचो आपने किसी से पैसे लिए हैं, फिर आप कर सकते हो क्या? आपने किसी से गाड़ी रेंटल पे ली है, वो बुलवा सकता है क्या बीच में? नहीं, ग्रेशियसली किया है तो बुलवा सकता है। सोचो ना, ताऊ फूफा मामा चाचा की गाड़ी लेकर आया तो वो बीच में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकते हैं कि वापस करो। किसी से आपने टैक्सी सर्विसेज लिए, वो बीच में लौटाएगा क्या? नहीं। इफ लॉस बेलर वुड कॉम्पेंसेट, ठीक है। राइट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट एनी रॉन्ग डूअर, किसी ने भी कुछ भी गड़बड़ किया तो किसका? इसका, बेलर का राइट है कि यह जाकर सूट फाइल कर सकता है। इसको थोड़ा लेटर डिस्कस किया। राइट टू फाइल अ सूट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ ड्यूटीज इम्पोज्ड अपॉन अ बेली, मतलब बेली ने अगर अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं की तो ये जाकर क्या कर सकते हैं? लीगल सूट फाइल कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि भाई मुझे तो ड्यूटी फुलफिल करके चाहिए। राइट टू क्लेम कॉम्पेंसेशन, अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो बेलर हैज द राइट टू क्लेम कॉम्पेंसेशन। बेलर हैज अ राइट टू क्लेम कॉम्पेंसेशन इन केस ऑफ अनऑथराइज्ड यूज बाय बेली, ध्यान रखोगे। अब आते हैं राइट्स ऑफ अ बेली के ऊपर, तो किसकी तरह सोचना है? बेलर, बेलर की तरह सोचते हैं। बेलर हुआ और राइट्स ऑफ अ बेली की बात करें तो यार उसको ना टाइटल सही से मिलना चाहिए ना, वही गुड्स मिलने चाहिए जो डिफेक्टिव टाइटल नहीं है जिसका, है ना, समझना। राइट टू डिलीवर द गुड्स टू एनी ऑफ द जॉइंट बेलर्स, मतलब अगर जॉइंट बेलर्स हैं, एक से ज़्यादा ओनर्स हैं, हम हमारी वाइफ भी ओनर है और हम दोनों ने मिलकर दिया हुआ है, तो ये ध्यान रखना कि वो किसी को एक को भी जाकर लौटा सकते हैं। किसी एक को भी लौटा दिया, मान लिया जाएगा दोनों को लौटा दिया, अनलेस कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी है। राइट टू इंडेमनीफाई, यार सोचो उससे कुछ भी गड़बड़ होगी तो इंडेमनीफाई तो होगा ना, तो इंडेमनीफाइड फॉर डिफेक्टिव टाइटल, बताया था ना, आगे जाके गाड़ी छीन ली उसका तो लॉस हो गया, तो इंडेमनीफाइड फॉर डिफेक्टिव टाइटल या एक्सपेंसेस इन केस ऑफ ग्रेशियस बेलमेंट। ग्रेशियस बेलमेंट में एक्सपेंसेस लेते हैं ना, नॉर्मली भी और वो वाले भी। नॉन ग्रेशियस में सिर्फ नेसेसरी एक्सपेंसेस होते हैं। राइट टू क्लेम कॉम्पेंसेशन इन केस ऑफ फॉल्टी गुड्स, कल को फॉल्टी निकल गया, ब्रेक नहीं चल रहा, एक्सीडेंट हो गया, तो यहाँ पर क्या करोगे आप? कॉम्पेंसेशन लोगे। सो इन केस ऑफ हायर बेलर रिस्पॉन्सिबल इवन इफ नॉट नोन। राइट टू क्लेम नेसेसरी एक्सपेंसेस करते हैं ना इन केस ऑफ ग्रेशियस बेलमेंट में नेसेसरी एक्सपेंसेस क्लेम करते हैं ना, वही लिखा हुआ है जो अपने ऊपर पड़ा पूरा, हम वही बता रहे हैं, अलग से मत रखते बैठना। राइट टू अप्लाई टू कोर्ट टू डिसाइड द टाइटल ऑफ गुड्स, कौन कर सकता है? बेली अप्लाई कर सकता है। बेलर क्यों नहीं कर सकता? बेलर को तो पता होना चाहिए ना किसकी गुड्स है। बेली कर सकता है कि ये पता लगा इसके है भी कि नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। राइट ऑफ पर्टिकुलर लीन फॉर पेमेंट ऑफ सर्विसेज या राइट ऑफ जनरल लीन, ये कहाँ डिस्कस किया है? थोड़ा सा रुककर अब भी डिस्कस किया है, इसी के जस्ट आगे, ठीक है। वो थोड़ा सा मूव कर गया शुरू में, आई थिंक, लेट मी गो बैक। हम लोग किस पेज नंबर पे थे? 40, लेट मी सी, हम लोग हैं पेज नंबर
51 पे है, करेक्ट, 51 पर है। चलिए, राइट्स ऑफ बेलर एंड बेली अगेंस्ट एनी रॉन्ग डूअर की बात करते हैं। देखो, इससे ना यहाँ तक जो हम लोगों ने पढ़ा ना, आप लोग जो बोल रहे थे ना कि यार क्या है, कैसे पढ़ना है, बड़ा अजीब टॉपिक है, यहाँ तक जो हम लोगों ने पढ़ा था ये था कोर ऑफ द टॉपिक, ठीक है। इसके आगे ना छोटे छोटे पॉइंटर्स है, तो उसको एकदम वर्ड टू वर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है। हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं हो बहुत ज़्यादा टेंशन मत लेना। जैसे राइट ऑफ बेलर एंड बेली अगेंस्ट एनी रॉन्ग डूअर, एकदम वर्ड टू वर्ड याद रखना है, नहीं। यहाँ तक का वर्ड टू वर्ड याद रखना है, यस। सारे पॉइंटर्स के एक्सप्लेनेशन वर्ड टू वर्ड याद रखने, बिल्कुल नहीं। पॉइंटर्स वर्ड टू वर्ड याद रखने, यस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी हम पढ़ा रहे हैं, वैसे एक मिनट रुको, हम सिर्फ हेडिंग्स बता रहे हैं। टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट एकदम वर्ड टू वर्ड याद रखना नहीं, बट कैसे कैसे होती है ये हम लोग ने इतने बार सीखा है। टाइम पीरियड खत्म होने पे, पर्पस खत्म होने पे लिख लोगे अपने तरफ से। फाउंडर ऑफ लॉस गुड्स एकदम वर्ड टू वर्ड याद रखना है, नहीं, बट हम लोग को पता है फाउंडर ऑफ लॉस गुड्स में क्या होता है कि वो अपने पास रखना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए, राइटफुल ओनर मिलने पे लौटाना चाहिए, बहुत बार हो गया। राइट ऑफ लीन, पर्टिकुलर लीन, जनरल लीन हम लोग ने बहुत बार डिस्कस किया है, यहाँ पे हम लोग का ये खत्म हो जाएगा बेलमेंट। फिर आएगा प्लेज, तो प्लेज की अपनी छोटी सी सेम जैसा हम लोग ने इसमें पढ़ा है वैसे ही सिमिलर लाइंस पर राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं और वो खत्म हो जाएगा, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर आता है प्लेज में नॉन ओनर्स, वो एक थोड़ा सा टॉपिक है जो आपको याद रखना पड़ेगा। इसके आगे आपको कुछ भी याद रखने की अलग से ज़रूरत नहीं है, सुनते जाना, पढ़ते जाना और अपनी लैंग्वेज में याद रखते जाना। चलो, राइट्स ऑफ बेलर एंड बेली अगेंस्ट एनी रॉन्ग डूअर, तो सूट बाय बेलर एंड बेली अगेंस्ट एनी रॉन्ग डूअर। इफ अ थर्ड पर्सन wrongfully deprives the bailey of the use or possession of the goods bailed or does them any injury, the bailey is entitled to such remedies as the owner might have, or either the bailor or bailey may bring a suit against a third person for such deprivation of or injury। ठीक है, यहाँ पे कुछ पूछना है भी आपको अलग से, सॉरी यार ये थोड़ा सा ना यहाँ पर रिविजिट हो गया है। हाँ, जब तक आप लोग बताओ कुछ पूछना है क्या आप लोगों को इसमें, या पता है या पूछना है कुछ, क्या बोलते हो? चलो फिर से बोलते हैं, सूट बाय बेलर एंड बेली अगेंस्ट एनी रॉन्ग डूअर्स की बात करते हैं, ठीक है। मतलब बेलर एंड बेली किसी रॉन्ग डूअर, किसी ने कुछ गड़बड़ किया उसके अगेंस्ट क्या करेंगे। फॉर थर्ड पर्सन रॉन्गफुली डिप्राइव्स द बेली द यूज और पोजेशन ऑफ द गुड्स बेल्ड और डज देम एनी इंजरी, यानी कि जिसने गाड़ी छीनी वो उसका कोई राइट नहीं बनता था गाड़ी छीनने का, या फिर उसने गाड़ी में कोई इंजरी पहुंचाई, तो क्या होगा, द बेली इज एंटाइटल्ड टू सच रेमेडीज एज द ओनर माइट हैव। मतलब बेली इज एंटाइटल्ड टू सच रेमेडी एज द ओनर माइट हैव, मतलब बेली को वही पैसा मिलेगा, वही सारे बेनिफिट मिलेंगे जो ओनर को मिलने चाहिए। सोचो ना, यहाँ पर क्या पैसा मिलना चाहिए, इसको क्या मिलना चाहिए, जैसे ओनर से गाड़ी छीन ली जाती है वही इसको भी बेनिफिट मिलेंगे। ओनर से गाड़ी छीन ली जाती है, वो पुलिस में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं और कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकते हैं, वैसे ये भी कर सकते हैं, ये ध्यान रखेगा। Either the bailor or bailey may bring a suit against a third person for such deprivation or injury, यानी कि बेलर बेली चाहे दोनों ही चाहे तो जाकर केस फाइल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं आती। समझ में आया, बेसिक है। फिर से बोलते हैं एक बार समरी में हिंदी में समझना। यहाँ से गाड़ी गई, आगे गई, किसी ने छीन लिया, उसने डेप्रीवेशन करवा दिया, बेनिफिट नहीं आ पाए या डैमेज हो गया, तो कॉम्पेंसेशन किसको मिलेगा, बेली के पास पूरा अधिकार है, उसको वही कॉम्पेंसेशन मिले जो बेलर को मिलता अगर उसके साथ ऐसा हुआ होता तो, ठीक है। दूसरा, सूट कौन फाइल कर सकता है, बेलर या बेली, दोनों फाइल कर सकते हैं, बस यही दो पॉइंट्स है, ठीक है। तो रटने की जरूरत है एक जैसा बिल्कुल नहीं, अलग अलग याद रखो, चलेगा। कल को केस आ जाएगा, इनमें से कोई एक पॉइंट का भी तो आ सकता है, तो ये ध्यान रखना। ऐसे दोनों पॉइंट एक साथ ही याद रखने हैं, बिल्कुल नहीं। कॉन्सेप्ट तो बट क्लियर है ना, किस केस में किसको बेनिफिट मिलेगा। कल को केस स्टडी आ गया, उसमें बोला कि यार बेली को ना बेनिफिट नहीं दे रहे हैं, ये बोलकर कि ये तो बेलर का राइट है, आप क्यों, तो आपको लिखना पड़ेगा एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे बेली को भी राइट मिलता है, वही ट्रीटमेंट मिलता है जो कि बेलर को मिलना चाहिए, तो उसके पास भी सारे राइट्स हैं, ठीक है। केस कौन फाइल कर सकता है, बेली ने फाइल कर दिया इसलिए इनवैलिड है, नहीं, बेली भी फाइल कर सकते हैं, बस इतना याद रखना है। रहता देन वर्ड टू वर्ड यार मत रखो, बस ये ध्यान रखो, ठीक है। आप लोग ने इतने सारे आंसर पढ़े, कभी वर्ड टू वर्ड देखा एकदम क्या ये लिखेंगे तो ही मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। की वर्ड्स होते हैं, ठीक है, येस नो का आंसर होते हैं, की वर्ड्स होते हैं, रीजंस होता है, दैट इज ऑल। ये मत सोचना कि एकदम वर्ड टू वर्ड जब तक द बेली इज एंटाइटल्ड टू सच रेमेडीज एज द ओनर माइट हैव, ऐसा नहीं होता। द बेली इज एंटाइटल्ड टू ऑल बेनिफिट्स दैट द ओनर पजेसेस, चलेगा, पर्पस वही निकला ना जो बोला, वो ध्यान रखना, ठीक है। अपोर्शनमेंट ऑफ रिलीफ और कॉम्पेंसेशन ऑब्टेन्ड बाय सच सूट, सोचो ना, बेनिफिट मिला, जैसे ही बेनिफिट मिला हमने छीन लिया सारा बेनिफिट, हमने बोला बेलर मैं हूं ना, मेरा बनता है। नाउ अपोर्शनमेंट ऑफ रिलीफ और कॉम्पेंसेशन ऑब्टेन्ड बाय सच सूट, सो व्हाटएवर इज ऑब्टेन्ड बाय वे ऑफ रिलीफ और कॉम्पेंसेशन इन एनी सच सूट शैल एज बिटवीन द बेलर एंड द बेली बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट, यानी कि जो भी उनका इंटरेस्ट है उस हिसाब से उनको बांट लिया जाएगा वो पैसा। 1 करोड़ का कॉम्पेंसेशन आया,
यहाँ पर बेली ने बोला मेरा नुकसान हुआ है भाई, मैं वहाँ से बेवजह लौट कर आया इतना बीच रास्ते में डिफेक्टेड टाइटल के बीच में, आपको तो क्या है यहाँ पे बैठ के बस सूट फाइल करना पड़ा। या फिर दोनों ने पहले से अग्री करके रखा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में कि कल को कुछ भी ऐसी सिचुएशन आती है हम लोग पैसा 50-50 बांटेंगे, तो उस हिसाब से डिवाइड हो जाएगा, या तो फिर अग्रीड या फिर वॉट एवर सूट्स द केस टू केस बेसिस। ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट की बात करते हैं, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट की बात करते हैं, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट की बात करते हैं। टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट में क्या है, ऑन एक्सपायरी ऑफ स्टिपुलेटेड पीरियड, ऑन फुलफिलमेंट ऑफ द पर्पस, बाय नोटिस, बाय डेथ, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। देखो ऑन एक्सपायरी ऑफ स्टिपुलेटेड पीरियड समझ में आता है, ऑन फुलफिलमेंट ऑफ द पर्पस समझ में आता है, बाय नोटिस समझ में आता है, बाय डेथ समझ में आता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर समझना एक बार। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर में क्या है, जिस बेलमेंट की बात कर रहे थे ना, जिस चीज़ के बेलमेंट की बात कर रहे थे वही खत्म हो गया। जैसे गाड़ी की बात करें, गाड़ी खत्म हो गई, ठीक है, हो सकता है ऐसा, हाँ एक्सीडेंट हो गया, टोटल लॉस में चली गई गाड़ी, तो वहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट खत्म हो जाता है, क्योंकि अब वापस नहीं आ सकता ना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट खत्म होने का मतलब ये नहीं आप कुछ कॉम्पेंसेशन ही रात गई बात गई, ऐसा नहीं, बट वो बेलमेंट अब पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि पर्पस फुलफिल नहीं हो पाएगा ना, पर्पस भी फुलफिल नहीं हुआ, वापस भी नहीं आएगा, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट खत्म। फिर भी डैमेज तो देने पड़ेंगे ना, यस, वो देखा जाएगा किसकी गलती है। अगर समझ में आया ओनर की, बेलर की गलती थी, गाड़ी जो दी थी उसमें ब्रेक्स नहीं लग रहे थे, तो फिर बेलर कॉम्पेंसेशन देगा। समझ में आया बेली ने गड़बड़ चलाया हुआ था, अनऑथराइज तरीके से चलाया हुआ था, बेली कॉम्पेंसेशन देगा, दैट इज हाउ इट वुड बी डन, बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट वुड एंड। ठीक है, बट बाय नोटिस की बात करते हैं, व्हेन बेली एक्ट्स इनकंसिस्टेंट विद द टर्म्स। सोचो बेली जो है वो कंसिस्टेंटली टर्म्स को ठीक से फॉलो नहीं कर रहा है। बेलमेंट में बोला गया था कि ना आप ही गाड़ी ड्राइव करोगे, अपने ड्राइवर से या किसी फ्रेंड से ड्राइव नहीं करवाओगे, वो कंटिन्यूसली करवा रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट खत्म हो जाएगा, बट बाय नोटिस, पहले रीजन बताना पड़ेगा। अब ग्रेशियस बेलमेंट कैन बी टर्मिनेटेड एनी टाइम। देखो फ्री फंड की चीज़ें लोगे ना तो कभी भी टर्मिनेट करके वापस बुलवाई जा सकती है, बोलते हैं ना वॉट एवर इज टेकन फ्रीली कैन बी टेकन फ्रीली बैक, है ना। तो ये ध्यान रखना, जो भी फ्री आएगा वो फ्रीली चला भी जाएगा, मेहनत करो तो आपको वो चीज़ अच्छे से मिलेगी, प्राइस पे करो उस चीज़ का। हाउएवर इफ लॉस एक्सीड्स बेनिफिट द बेलर मस्ट कॉम्पेंसेट। डेथ के केस में एनीवंस डेथ खत्म हो जाएगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो डिस्ट्रॉयड और चेंज इन नेचर इन सच अ मैनर विच मेक्स इट इम्पॉसिबल टू बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ बेलमेंट, तो वो खत्म हो, जैसे गाड़ी खत्म हो गया। ठीक है, ध्यान रखोगे। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक विच इज फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स। फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट फिर भी अगर बात की जाए ना तो यहाँ पे फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है। ड्यूटी ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स टू फाइंड द ट्रू ओनर एंड सेंड द गुड्स टू हिम। जिसका जो प्रोडक्ट आपके पास आ गया है ना उसको वहीं पे लौटा देना पड़ता है, ढूंढ कर भी लौटा देना पड़ता है। कई बार बहुत रीजनेबल एफर्ट्स आपने ले लिए, टाइम एंड एफर्ट्स लगा दिए, फिर भी नहीं मिल रहा, फिर क्या करो, फिर आपको रीजनेबल एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, बट आगे बढ़ते हैं। हाउएवर नो कॉम्पेंसेशन फॉर ट्रबल एंड एक्सपेंस वॉलंटरी इनकर्ड बाय हिम इन फाइंडिंग द ट्रू ओनर एंड प्रेजेंटिंग द गुड्स फाउंड। यानी कि उसको कोई कॉम्पेंसेशन, कुछ पैसा नहीं मिलेगा जो उसने खुद से किया है। ठीक है, चलो स्पेसिफिक रिवॉर्ड ऑफर्ड, ऐसा बोला गया था कि कुत्ता लौटाओगे 1 लाख रुपए मिलेंगे, फिर अरे होता ना कुत्ता मिसिंग हो गया, लौटाओगे 1 लाख रुपए मिलेंगे। सो द फाइंडर में सू द ओनर, द फाइंडर में सू द ओनर फॉर सच रिवॉर्ड एंड में रिटेन द गुड्स अंटिल देन, मतलब वो कुत्ते को अपने पास रख सकता है जब तक लौटा ना दिया जाए। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे गुड्स नहीं है, बट फिर भी आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल। व्हेन फाइंडर में सेल द फाउंड गुड्स, कब बेच सकता है, जब खराब होने वाले हों, है ना, बहुत मेहनत किया नहीं मिल रहा ओनर फिर भी, तो व्हेन द ओनर कैन नॉट बी फाउंड विद रीजनेबल डिलीजेंस, नॉर्मल सूझबूझ के साथ ढूंढ लिया, नहीं मिल रहा है, और इफ़ ही रिफ्यूजेस टू पे द लॉफुल चार्जेस टू द फाइंडर, यानी कि उसने चार्जेस पे करना मना कर दिया कि मैं नहीं लौटाऊंगा, कोई पैसा वैसा मैं नहीं दूंगा, एंड व्हेन द थिंग इज इन डेंजर ऑफ पेरिशिंग और लूजिंग ग्रेटर पार्ट ऑफ इट्स वैल्यू। सोचो ना, ब्रेड गुम गई थी किसी की, वो ब्रेड लेकर आप गए, उसने बोला वो तो जो ब्रेड लेकर आएगा उसको 10 रुपये का इनाम दिया जाएगा, वो 10 रुपये देने को तैयार नहीं हो रहा है, और आपको पता है 2 दिन बाद ये ब्रेड खराब हो जाने वाली है, तो क्या करो, ब्रेड बेच दो, चल जाएगा ये चीज़। ठीक है, ठीक है, सैंडविच बना के खा लो, बहुत ही बढ़िया। इतना सब खाने पीने के बाद ब्रेक में फिर भी आपको अगर खाने की याद आ रही है तो अब हमें यही करना पड़ेगा कि अब हम यहाँ पर बुफे अरेंज करवाते हैं आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, when the charges amounted to 2/3 ऑफ द वैल्यू, तो जब 2/3 आपके चार्जेस ही है तो उस बेचारे को वैसे भी 1/3 मिलने वाला है, बेच दो, रिकवर कर लो, बचा हुआ पैसा उसको लौटा दो। चलो राइट ऑफ लीन की बात करते हैं। लीन मतलब क्या, अपने पास रख लेना। ठीक है, 2 तरह की लीन होती है, पर्टिकुलर लीन और जनरल लीन। पता है क्या अपने को, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है क्या? नहीं, बिल्कुल, बहुत शानदार। एक बार जल्दी से क्विक रीडिंग मारिए जब तक हम उस पेज तक पहुंचते हैं, और हमें बताइए कि क्या आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। पेज नंबर 54 पे जाइए और हमें बताइए, कुछ पूछना है क्या? उसमें एक बादल बना हुआ है, वो हमें हमारे साथ पढ़ना है आपको। अंडर राइट ऑफ जनरल लीन द गुड्स कैन नॉट बी सोल्ड बट कैन ओनली बी रिटेन्ड फॉर ड्यूज।
लीन में अपने पास रख सकते हो गिरवी की तरह, बट बेच नहीं सकते, बेच के रिकवर नहीं कर सकते, प्लेज नहीं है ना अपना, ध्यान रखोगे इस चीज़ को। ठीक है, द राइट ऑफ लीन कैन बी वेव्ड थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा हो सकता है कि आपने राइट ऑफ लीन जो है वो वेव ऑफ कर दिया कि मैं नहीं करूँगा लीन। समझ आया?